हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मैं रामभवन चौरसिया आज आपको अपने एजुकेशनल चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास में आपको हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण परिचय पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चूँकि मैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित स्वरों का भेद, व्यंजनों का भेद, घोष अघोष, अल्पप्राण महाप्राण, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, प्रश्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, इससे संबंधित एक संपूर्ण वीडियो इसके पूर्व 12 वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, 10 वीडियो में पढ़ा चुके हैं और 2 वीडियो हमारा प्रश्नोत्तरी का है। ये आपका 13वां वीडियो है। तो हमने सोचा कि टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी करने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं या बेसिक, जूनियर, बीएड, बीटीसी के जो हमारे स्टूडेंट हैं, उन सबके पास समय कम होता है और अधिक से अधिक जानकारी लेना होता है। इसलिए एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो संपूर्ण हिंदी वर्णमाला का उसमें परिचय हो, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य और कथ्य हो। तो इससे संबंधित मैं सोच रहा था कि एक शॉर्टकट संपूर्ण हिंदी वर्णमाला का परिचय से संबंधित एक वीडियो बनाऊं, जिससे हमारे बच्चे एक ही वीडियो में सारा जानकारी संग्रहित कर सकें और उसका नोट भी बना सकें। क्योंकि परीक्षा के समय जाते वक्त 12-13 वीडियो देखना नामुमकिन है, मुश्किल है। तो हमारा ये जो संपूर्ण परिचय वाला हिंदी वर्णमाला का यह वीडियो है, इसको आप कम समय में अधिकाधिक नॉलेज हिंदी वर्णमाला का प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आपका ये हमारा पहला वीडियो है जो आपको संपूर्ण हिंदी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाला है। तो ज़्यादा समय न लेकर, आप लोगों का समय बहुत अमूल्य है, बहुमूल्य है। तो इसलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। अगर हमारा यह वीडियो हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण परिचय और इससे संबंधित जो भी वीडियो है, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम और भी वीडियो बनाने के लिए हर्षोल्लासित होंगे। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको जब आप टच करेंगे तो उसके नीचे 3 घंटी दिखाई देगी और 3 घंटी दिखाई, उसके ऊपर वाली जो घंटी है उसमें आल लिखा होगा। तो आल जो लिखा होगा उसको आप जब टच करेंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और हम जितने भी वीडियो बनाएंगे वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देखिए, लिखा है एक ही वीडियो में हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण परिचय। तो हम आपको एक एक करके, चूँकि हमको समझाने का इसमें समय नहीं है, अगर आपको हमारी वीडियो पूरा समझ में नहीं आता है कहीं कहीं पर, तो आप हमारे पूर्व के हिंदी वर्णमाला के जो मैंने 10 वीडियो बनाया है उसमें जा कर के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नीचे है, उसमें जाकर आप सविस्तार व्याख्या सहित देख सकते हैं। उसमें तमाम ट्रिक हैं, मज़ेदार ट्रिक हैं, शॉर्ट ट्रिक हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो हम यह वीडियो बहुत ही शॉर्टकट में बनाने वाले हैं। विषय थोड़ा लंबा है, इस नाते हम इसमें समझा नहीं पाएंगे, व्याख्या नहीं कर पाएंगे, बस आपको पढ़ते और सुनाते चले जाएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज को अप टू डेट करना है। तो यहाँ लिखा है हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण परिचय। तो यहाँ देखिए लिखा है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रिटन रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण को अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। वर्ण ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण या अक्षर कहलाती है। ठीक है, जैसे अ, क, च, त, ध, प, फ, म आदि। अब आपको मैंने बताया ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनियों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। तो ध्वनि भाषा की सबसे सूक्ष्मतम या छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन्हें वर्ण अक्षर भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे लेटर कहते हैं।
आगे देखिए लिखा है वर्णमाला, अंग्रेजी में जिसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के जो क्रम मतलब सीरियल वाइज होना चाहिए और व्यवस्थित मतलब सुसंगठित होना चाहिए, जो है ऐसा जो वर्णों का समूह होता है उन्हें ही वर्णमाला कहते हैं। यह व्यवस्थित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न आ जाता है कभी कभी, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, कभी कभी आ जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, कभी कभी जाए वर्णों के सुव्यवस्थित सुसंगठित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो कोई भी आए आप जो है इसका उत्तर दे सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 44, 44, 11 चौक 44। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 तथा व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मतलब 33 स्वीकार की गई है। कहीं कहीं 48, 52 भी लिखी गई है, ठीक है। कहने का मतलब है कहीं कहीं किताबों में आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला की संख्या कितनी है? 48 है। अगर उसमें 48 है, 44 नहीं है, 52 नहीं है तो आप 48 मारेंगे। अगर उसमें 52 है, 48 और 44 नहीं है तो आप 52 को मारेंगे। अगर उसमें 52, 48 नहीं है, 44 है तो 44 को मारेंगे, ठीक है। तो 44, 48, 52 ये तीनों आता है। तो इसमें देखना होगा कि अगर एक ठो रहे और दो गो नहीं रहे तो समझिए वो सही है। मतलब अगर 48, 52 नहीं है तो 44 सही है, अगर 44, 52 नहीं है तो 48 सही है, और अगर 44, 48 नहीं है तो 52 सही है। तो हिंदी वर्णमाला की संख्या सही कहा जाए तो 44 होती है, लेकिन कहीं कहीं पर 48 और कहीं कहीं पर 52 दिया गया है। अब आगे हम पढ़ते हैं हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ होती हैं। यहाँ वर्ण की संख्या आपको मैंने बताया है 44 है, और जबकि ध्वनियों की संख्या टोटल कितनी होती है? 52 होती है। वर्ण मतलब 44 और ध्वनियाँ आपका 52 होती है, ठीक है। तो ये आपको मैं परीक्षा में जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं या ध्वनियाँ होती हैं? 52 होती हैं। मानक हिंदी वर्णमाला, तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 तथा व्यंजन वर्णों की संख्या 33 की स्वीकार की गई है। तो ये आप यहाँ देखिए वो जो 11 स्वर हैं वो कौन कौन हैं? अ, आ, इ, ऊ, ऊ, री ये 7 हो गए, ए, ओ, औ ये 4 हो गए। कुल मिलाकर 11 हमारे क्या हो गए? स्वर हो गए, ठीक है। उसके बाद व्यंजन, ये आपके स्वर हैं। उसके बाद आपका क्या है? व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण में पहले स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, जिसमें क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो इस प्रकार से 25 वर्ण जो है व्यंजन वर्ण हो गए, जिनके स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन अ, र, ल, व ये आपके 4, और उसमें व्यंजन श, 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 है ये आपके 4, कुल मिलाकर 8 हो गए। संयुक्त व्यंजन आपके छ, त्र, ग, श्र ये 4 हो गए। और अयोगवाह व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन जो है आपके 2 होते हैं। यहाँ देखिए अयोगवाह व्यंजन आपके 2 थे। ये जो अंग है इसे अनुस्वार कहते हैं, और जो अ है विसर्ग, ये 2 होते हैं। द्विगुण व्यंजन, इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। द्विगुण व्यंजन को ही उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन को ही मिश्र व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं 2 होते हैं, जिसमें ड़ और ढ, ढ मतलब जैसे सड़क वाला ड़ और पढ़ना वाला ढ़, ठीक है, ये 2, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके जो है 25 या 8 33, 33 4 37, 37 2 39 और 2 41 और 11 मतलब 52 आपके हो गए, ठीक है। स्वर 11, स्पर्शी व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्ण व्यंजन 4, कुल 44 वर्ड आपके होते हैं हिंदी वर्ड में। लेकिन ध्वनियाँ आपका जो है 52 होती हैं, ठीक है।
कितनी होती हैं? 52। ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि कौन कौन ध्वनियाँ हैं मानक हिंदी वर्णमाला में। आप इसको रिप्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ये आपका स्वर हो गया, ये आपके व्यंजन हो गए। व्यंजनों में कौन कौन है उसके प्रकार मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब आपको जानना जरूरी है अयोगवाह। अयोगवाह व्यंजन किसे कहते हैं? तो वो अयोगवाह जो है उसकी परिभाषा है, स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त 2 वर्ण और हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो मतलब अयोगवाह जो वर्ण होते हैं न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ये न स्वर में गिनती इनकी होती है न व्यंजन में गिनती है। स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त 2 वर्ण और होते हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो इन अयोगवाह में 2 भेद है, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। तो अनुस्वार में भी 2 भेद है, एक जो है अनुस्वार है, अनुस्वार को जैसे ऐसे अनुस्वार को ऐसे बिंदी लगाया जाता है और अनुनासिक का बिंदी ऐसे होता है। ठीक है, तो एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। विसर्ग इस तरह लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम मतलब परिभाषित कर रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार में जिस वर्ण के उच्चारण में नाक से ध्वनि निकलती है। अनुस्वार में ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं? नाक से निकलती हैं। जिन वर्ण के उच्चारण में नाक से ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें अनुस्वार, जैसे अंग, यहाँ पर अंग कहते हैं, जैसे रंग, ढंग, दंग, संग, नंग आदि। उसके बाद इसी में अनुस्वार में एक प्रकार होता है अनुनासिक, जिसे नासिक या पंचमाक्षर भी कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होती है उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में यही दोनों में फ़र्क है कि जो अनुस्वार ध्वनियाँ होती हैं वो केवल नाक से निकलती हैं और अनुनासिक या नासिक या पंचमाक्षर जो ध्वनियाँ होती हैं नाक और मुंह दोनों से निकलती हैं, जैसे चाँद, आँख, दांत, मुंह आदि। उसके बाद तीसरा है विसर्ग। ह के उच्चारण वाले वर्ण को विसर्ग कहते हैं, जैसे नमः, अतः, प्रातः, दुख आदि। अब हम यहाँ पर आते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर को अंग्रेजी में वॉयल और व्यंजन को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब वॉयल की परिभाषा, यहाँ स्वर है तो यहाँ वॉयल की परिभाषा क्या है? स्वर की परिभाषा, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है स्वर कहलाते हैं। ये 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, मतलब कुल 11 जो ये स्वर हैं इन्हें स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर किसे कहते हैं? जिसमें हमें किसी अन्य वर्ण या व्यंजन की सहायता न लेनी पड़ती हो। ठीक है, क्लियर? अब स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं ये आपको मैं टिपिकली बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो है जिससे जान सकें कि मतलब हिंदी वर्णमाला में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वर का भेद 3 होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर है ये। हर्ष स्वर को क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं। कौन स्वर? लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो लघु स्वर कौन होते हैं? अ, ई, उ, री, ये 4 जो है आपके लघु या हर्ष स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जो है आपके 7 होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ, औ। और प्लुत स्वर आपके जो है जैसे ओम, नमस्तुते, राम आदि। तो ये जो यश की बात दिखाई दे रहा है ये आपका प्लुत स्वर है। अब इनकी हम परिभाषा भी बता रहे हैं। हर्ष स्वर, इनको शॉर्ट वॉयल भी कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिसे लॉन्ग वॉयल कहते हैं। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा से अधिक समय लगता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वर, जैसे हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, मूल स्वर भी कहते हैं। तो ये आपका जो है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वर यानी हर्ष या दीर्घ, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है, जैसे ओम, राम, नमोस्तुते। तो ये जो यश की भांति दिखाई दे रहा है ये आपका प्लुत स्वर है। इसका मतलब होता है कि किसी भी वर्ण को खींचकर या लंबा बढ़ाकर बोलना। ठीक।
ठीक है। अब हम आते हैं स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको स्वर का भेद बताया। 3 स्वरों का भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर का कई नाम है, इसे मूल स्वर भी कहते हैं, इसे लघु स्वर भी कहते हैं और इसे हर्ष स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ा रहे हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण जो है कई प्रकार का होता है। इसमें जो है उच्चारण स्थान, मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर, ओष्ठ की स्थिति आदि के आधार पर स्वरों को निम्नलिखित ढंग से वर्गीकरण किया गया है। तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि यह बहुत ही परीक्षा उपयोगी जो है वीडियो है टेट, सेटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, ईटीसी के लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कई चीज़ मैंने डाल दिया है जिससे आप लोग मतलब ज़्यादा ढूंढना न पड़े। तो यहाँ देखिए लिखा है क्रम संख्या, स्वर, कौन स्वर किस स्थान से बोले जाते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर, मुख विवर के आधार पर और ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। तो जैसे आपका यह है तो ये आप उच्चारण जो है कंठ से होता है, इसे कंठ ध्वनि कहते हैं। मात्रा में ये आपका हर्ष है, मतलब लघु स्वर है या मूल स्वर है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर जो है जीभ की स्थिति है, मध्य जीभ की स्थिति से जो है वर्ण निकलता है। मुख विवर मतलब ये अर्ध विपरीत जो है अर्ध विपरीत मतलब होता है खुला हुआ। और ये ओष्ठ की स्थिति मतलब क्या है, उदासीन है। फिर यहाँ देखिए आ, ये कंठ ध्वनि है, यह जो है आपका मात्रा के आधार पर दीर्घ मात्रा है, यह आपका जीभ के पीछे से आवाज़ निकलती है और ये विपरीत मतलब खुला हुआ है। और अवृतमुखी, ये ओष्ठ की स्थिति पर अवृतमुखी। इसी प्रकार ई, मैं इसका ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, मैं केवल पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको याद रखने के लिए। आप इसको नोट कर लीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा, इसी के आधार पर आप बैठा दीजिए, क्योंकि अगर आपको हमारा पूरा वीडियो देखना है तो आप हमारे हिंदी वर्णमाला के 12 वीडियो जो मैंने बनाया है इसके पूर्व में, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप देख सकते हैं। तो ई जो है कौन है, तालव्य है, हर्ष है, अग्र है, अर्ध संवृत है, अवृतमुखी। ई तालव्य, दीर्घ, अग्र, संवृत, अवृतमुखी। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कौन कौन है। वो जो है ओष्ठ है, हर्ष है, पश्च है, अर्ध संवृत है, वृतमुखी है। उ ओष्ठ, दीर्घ, पश्च, संवृत और वृतमुखी है। री आपका मूर्धा है। ये कंठ तालव्य है, दीर्घ है, अग्र है, अर्ध विवृत है, अवृतमुखी है। और अ जो है कंठ तालव्य, दीर्घ, अग्र, विवृत और अवृतमुखी है। ओ कंठोष्ठ है, दीर्घ, पश्च, अर्ध विवृत, वृतमुखी। और ओ कंठोष्ठ वर्ण है जो दीर्घ मात्रा में आता है। ये पश्च जीभ के पीछे से इसकी आवाज़ निकलती है और ये विवृत मुखी है। और जो है ओष्ठ की स्थिति में यह जो है वृतमुखी है। तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया गया स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। स्वर किसे कहते हैं? क्योंकि हम स्वर और व्यंजनों का भेद पढ़ा रहे हैं, तो मैंने आपको ये जो बताया है, इस स्वरों का भेद जो है 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर हो गए। अब स्वरों का वर्गीकरण मैं कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर पहला हो गया आपका जो वर्गीकरण किया गया है, ये उच्चारण स्थान, मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर किया गया है। इसमें लगभग 5 जो है सब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक उच्चारण के आधार पर, दूसरा जीभ की स्थिति के आधार पर, दूसरा मुख विवर और ओष्ठ की स्थिति के आधार पर और मात्रा के आधार पर। ये 5 प्रकार का आपका ये हो गया, ठीक है। अब इस पर स्वर की मात्रा के आधार पर, तो यहाँ हम स्वर देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं? वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। इसके मुख्य प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। स्वर क्या होते हैं? इनका जो है स्वतंत्र उच्चारण होता है, इसमें किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता। सभी स्वर आक्षरिक मतलब श्लेविक होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर जो है क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इसको आप याद रखिएगा, जो सभी स्वर हैं ये अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं, ठीक है। अब स्वर की मात्रा के आधार पर व्यंजन के साथ स्वर के मिले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वर की मात्रा मतलब क्या होता है? जब व्यंजन के साथ स्वर के मिले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। मतलब मात्रा की परिभाषा है कि मात्रा किसे कहते हैं। मतलब मात्रा किसे कहते हैं? तो व्यंजन के साथ स्वर के मिले हुए रूप को
मात्रा कहते हैं। ठीक है, स्वर की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं। आप यहाँ दे सकते हैं आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। ये 13 जो है मात्राएं हैं जिनमें अ की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी की मात्रा होती है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि मात्राओं की संख्या क्या है, तो मात्राओं की संख्या 10 है। कितना है? 10 है। और जो अंग अ है ये 2 अयोगवाह हैं। लास्ट में जो अंग अ है ये अयोगवाह हैं, इनकी स्वरों में गिनती नहीं होती है। अयोगवाह हैं, इनका स्वरों में गिनती नहीं होती है। तो इसलिए जो है अगर पूछ दे हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 है। आप ओ तक क्यों लेंगे? कितने तक? ओ तक लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए आ का मात्रा कैसे लगाया जाता है। इस प्रकार से लगाया जाता है जैसे रात, बात, माला। छोटी का मात्रा इस प्रकार से लगाया जाता है जैसे किरण, दिन, जिस। बड़ी का मात्रा इधर से लगाया जाता है जिसमें बीड़ा, चील, झील। ऊ का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा नीचे से ऊपर लगाया जाता है जैसे पुल, कुल, सूत। उसके बाद जैसे री का मात्रा री है, इस तरह कृष्ण, वृत्त, समृद्ध। इसमें जो है री आप गिनेंगे तो आपका जो है आ जाता है, क्योंकि 11 मात्राएं होती हैं। ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है। तो आपका ओ तक कुल 11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं जिसमें अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इस नाते जो है कुल मात्राओं की संख्या आपका हुआ 10। तो अगर कोई मात्राओं की संख्या पूछे तो हिंदी में 10 और स्वरों की संख्या 11। और ये अंग अ नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों अयोगवाह वर्ड हैं। इन्हें स्वर में गिनती होती है ना व्यंजन में। फिर देखिए आय का जैसे केला, मेला, केला। आय का जैसे थैला, मैला, बैल। ओ का जैसे मोर, शोर, चोर। औ का जैसे कौवा और लौकी। अंग का जैसे दंग, रंग, ढंग। और अह का प्रातः, नमः, अतः। ये मात्राओं का प्रतीक है। कौन मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है। उसके बाद आप देखें रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से है। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि या मिश्र स्वर, और तीसरा सजाती या विजाती स्वर। ये रचना के आधार पर है। स्वरों का वर्गीकरण जो है 3 प्रकार किया गया है। तो पहला क्या है? मूल स्वर। बिना जोड़ के बनने वाले स्वर मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे बिना जोड़ मतलब बिना ज्वाइंट किए, बिना संधि किए जो स्वर जो है बोले जाते हैं उनको मूल स्वर कहते हैं। इन्हीं को लघु स्वर कहते हैं, इन्हीं को हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अ, ई, उ, ऋ, ये मूल स्वर हैं। और मूल स्वर को ही हर्ष स्वर, और इन्हीं को जो है जो है मूल स्वर हर्ष स्वर भी कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में इसको हम लिखेंगे तो ए, आई, ओ, आर, और। तो उसके बाद होता है संधि या मिश्र स्वर। जोड़ से बनने वाले स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। तो जो अ है ये बिना संधि का है, लेकिन जो अन्य स्वर हैं ये जो है संधि वाले हैं, मिश्र स्वर हैं। जैसे आपका आपका 2 स्वरों से मिलकर बना हो, जैसे अधन या। बड़ी आपका बड़ी ई, डबल ई से बना हुआ है, छोटी ई प्लस छोटी ई से। ऊ जो बड़ा ऊ है आपका छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बना है। आय जो है अधन ई से मिलकर बना हुआ है। आय जो है अधन बड़ी ई से मिलकर बना है। ओ आपका यह धन ऊ से मिला है, और अधन बड़ा ऊ से औ मिला है। तो जो आ है, उसके बाद ई है और ऊ है, आय है, ओ है और औ। ये आपके क्या है? संधि स्वर या मिश्र स्वर कहलाते हैं। उसके बाद आता है सजाती या विजाती स्वर। ये आपकी रचना के आधार पर है। तो इसमें सजाती में जो जिनकी जातियाँ एक प्रकार से होती हैं उनको सजाती, और जिनकी जातियाँ अलग अलग से मिलकर होता है, जैसे संकर शब्द होता है, मतलब 2 वर्णों के मेल को संकर कहते हैं। उसी प्रकार से ये आपकी विजाती हैं। तो सजाती में देखिए आ एक प्रकार से है, ई एक प्रकार से है, उ ए, मतलब ये जो है सजाती स्वर हैं। और विजाती जैसे ए, आय, ओ, अ हैं, क्योंकि इन स्वरों में दूसरे स्वर मिले हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो अय है इसमें जो है आपका अधन ई मिला हुआ है। ठीक है, और आय में जो है अधन बड़ी ई मिला हुआ है, और ओ में आपका यह धन ऊ मिला हुआ है, और औ में आपका यह धन बड़ा ऊ मिला हुआ। तो ये आपका विजातीय स्वर हैं। ये रचना के आधार पर हैं। पहला मूल स्वर, फिर संधि स्वर, और तीसरा सजाती या विजाती स्वर। उसके बाद आप देखिए व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन जो है ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर में हमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि इसके विपरीत व्यंजन वर्णों में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जो अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहलाते हैं।
हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते। कितने व्यंजन होते हैं? 33। जैसे क, ल, स्र, ह, म आदि। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण मुख्यतः व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण 2 भागों में व्यक्त किया गया है। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अब इसमें जो उच्चारण प्रयत्न है इसमें भी 2 भाग हैं, एक आंतरिक या अभ्यंतर और दूसरा है अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। इसको हम बाह्य भी कहते हैं। बाह्य क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न। ठीक है, ये आपका आंतरिक हो गया या अभ्यंतर, ये आपका बाह्य प्रयत्न हो गया। ठीक है, अब बाह्य प्रयत्न में आपका जो है अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण आते हैं, जबकि आंतरिक और अभ्यंतर में जो है इनके उच्चारण स्थान का जो नाम आवली है, नाम है, जैसे आपका स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये आपके जो है आते हैं। और इसमें उच्चारण स्थान में जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धा, ठीक है, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, ये शब्द आते हैं। तो हम जो है आपको आगे बता रहे हैं। तो उच्चारण स्थान जो पहले मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि जो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया गया, इसको किस आधार पर किया? 2 आधार पर, एक उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो आपको हम पढ़ा रहे हैं पहले उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो चूँकि इसको पढ़ाने में बहुत समय लगेगा और अगर इसको आपको पढ़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वर्णमाला का जो है हिंदी वर्णमाला का मैंने सविस्तार व्याख्या किया है, उसमें आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर केवल आपको ट्रिक टाइप का बता रहा हूँ, जिसमें कौन कौन मैंने इसमें, चूँकि देखिए यहाँ लिखा है उच्चारण स्थान के साथ व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, लेकिन आप लोगों के लाभ के लिए जो मैंने इसमें स्वरों का भी डाल दिया है कि जिससे कभी स्वर का भी पूछ दे कि अ, आ, अह, ई, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको कहीं दूसरे जगह ढूंढना न पड़े। आप इसी वीडियो में हमारे पा जाएंगे। आपको अलग से स्वरों के उच्चारण स्थान को खोजने का जो है ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इसी जो है ट्रिक में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है क्रम संख्या उच्चारण स्थान नाम, यहाँ देखिए वर्ड लिखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अ, आ, अह है, ये आपका कंठ ध्वनि है। कौन ध्वनि है? कंठ ध्वनि है। और जो इसका उच्चारण स्थान है वो कंठ है। ठीक है, इसे कंठ ध्वनि कहते हैं। जिसमें कौन कौन अक्षर आते हैं? अ, आ, अह आते हैं। और इसमें अंतस्थ जो है व्यंजन इसके नीचे मैंने डाल दिया है कि कौन कौन जो है व्यंजन इसमें आते हैं और कहाँ कहाँ आते हैं, किस किस से कहाँ कहाँ से इसका उच्चारण होता है, और यहाँ व्यंजन वर्ण है। तो आप यहाँ देख लीजिए एक प्रकार से कंठ ध्वनि कौन कौन है? अ, आ, ये जो लाल रंग में मैंने लिखा है यही आपका कंठ ध्वनि है। और इसमें जो व्यंजन में आपके आ जाएंगे तो क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, उसके बाद तालु, तालु से जो वर्ण का उच्चारण होता है उसे तालव्य ध्वनि कहते हैं। इसमें ई आता है, इसको ई मतलब जो है तालु ध्वनियाँ हैं। और अस है तो इसको कहा जाता है असा नाम, ई मतलब तालु ध्वनियाँ हैं। तो च वर्ग के सभी अक्षर जो होते हैं वो भी तालु ध्वनियाँ हैं, च, छ, ज, झ, इयाँ। फिर मूर्धा या वर्ष या मूर्धा या कठोर वर्ण, इसमें आपका री आता है। स्वर, री चूँकि स्वर है इसमें मैंने लिखा है। और व्यंजन वर्णों में जाएंगे तो र और श। ठीक है, और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। फिर दांत में जो है कोई जो है स्वर नहीं है। और अंतस्थ और उष्म व्यंजन में आपको ल और श मिलेगा। और त वर्ग में त, थ, द, ध न मिलेगा। उसी प्रकार ओष्ठ वर्ण में उ है। और व्यंजन में प वर्ग में प, फ, व, भ, म है। इसी प्रकार कंठ तालव्य में, कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालव्य दोनों से जो वर्ण निकलते हैं वो हैं ए, आय, और इसमें कोई व्यंजन नहीं है। फिर कंठोष्ठ में आपका देखिए कंठ और ओष्ठ दोनों के मिक्सचर से जो वर्ण निकलते हैं वो आपके ओ, औ, 2 स्वर हैं, इसमें कोई व्यंजन नहीं है। फिर दंतोष्ठ में दांत और होठ दोनों से मिलकर जो वर्ण उच्चारित होते हैं उनमें आपके स्वर नहीं है। और व है और व, फ, ये व और वट वाला व, बकरी वाला व और फल वाला फ भी है। ये आपको दंतोष्ठ की श्रेणी में आता है। फिर कंठ काकल, इसी कंठ और काकल, काकल जो है कंठ के नीचे होता है। तो ये जो आपका ये जो स्वर, इसके स्वर अंतर्मुखी भी कहते हैं। ये जो है वर्ण है ये आपका कंठ काकल वर्ण है और स्वर अंतर्मुखी वर्ण भी है। उसी पर नासिका, इसी नासिका को नासिक या पंचमाक्षर भी कहते हैं। ये आपका स्वरों में जो है अंग आएगा।
और जो है वर्णों में व्यंजन वर्णों में अंग अड़ नमः, इसको आप याद करने के लिए अंग अड़ु नमः से याद कर सकते हैं। फिर आपका दूसरा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। मैंने आपको यहाँ दूसरा पढ़ाया है कि पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर देखिए, प्रयत्न के आधार पर किया गया विभाजन भी दो प्रकार का है। पहला अभ्यंतर या आंतरिक प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न में आपका आ जाएगा अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। अब आंतरिक प्रयत्न मतलब नाम के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, उनका क्या क्या नामकरण किया गया है, नामकरण किया गया है। तो आप देखिए, जो क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म है, ये जो है आपके 25 वर्ण जो हैं ये आपके स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। ये आपका प्रयत्न के आधार पर है, स्थान प्रयत्न के आधार पर, मतलब उनका नामकरण किया गया है। और जो उच्चारण स्थान होता है वो जहाँ से हमारी वर्ण, जहाँ से उच्चारण हमारे मुख विवर से जहाँ जहाँ से उच्चारित होता है उसका नाम है। जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धा, ये उच्चारण स्थान के आधार पर हो जाता है। और जो आंतरिक प्रयत्न के आधार पर जो है उसमें जो है उसका एक नाम दिया गया है। तो नामकरण जहाँ किया गया वो आपका आंतरिक प्रयत्न के नाम पर है। जैसे आपका ये 25 अक्षर जो है क ख ग घ ङ, ये आपका म तक जो है, क से लेकर म तक, ये आपका स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन इन्हें कहते हैं। तो इसमें जो है आपका ये 25 वर्ण हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि च छ ज झ यह जो है आपका उष्म संघर्षी व्यंजन में भी आते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि उष्म संघर्षी, यहाँ दो चीज़ है, उष्म मतलब गर्मी और संघर्षी मतलब संघर्ष करना। तो उष्म संघर्षी व्यंजन बहुत पूछता है। इसमें च छ ज झ इया है। आगे देखिए, अंतः अस्थ व्यंजन कौन कौन है, ये 4 हैं, अ र ल व। उष्म व्यंजन आपके श श श हैं, है। अब देखिए यहाँ उष्म व्यंजन लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसी को उच्चारण स्थान पे कहेंगे तो ये आपका तालव्य है, ये आपका मूर्धन्य है और इससे आपका दंती है, ठीक है। और है जो है स्वर अंत्र मुखी है। ये अगर उच्चारण स्थान पे जाएंगे तो इनका 4 नाम है। इससे आपका तालव्य हो गया, इससे आपका जो है मूर्धन्य होगा, इससे आपका दंती हो गया, और है आपका जो है स्वर अंतर्मुखी या काकल्य, कंठ काकल वर्ण है। तो ये इसका जो है उच्चारण स्थान के आधार पर हुआ, लेकिन इनका समेकित नाम क्या है, उसमें व्यंजन। उसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन का अ र ल व 4 हैं, जबकि देखिए अ और व ये आपका अर्धस्वर है, ठीक है। यह और वह क्या है, अर्धस्वर है। यहाँ देखिए दिखा है अर्धस्वर, यह और वह क्या आपका अर्धस्वर है। उसमें व्यंजन श श श है। पार्श्विक व्यंजन ल है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं कि जिस वर्ण को बोलने पर हमारे जीभ के अगल बगल से हवा निकलती है स्वतंत्र रूप से, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, जिसमें लता मंगेशकर जो है पार्श्व गायिका हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि ल से लता मंगेशकर और ल से जो पार्श्विक वर्ण है वो आपका ल है, ठीक है। इसे लता मंगेशकर, तो ल जो वर्ण है ये लता मंगेशकर है, पार्श्विक वर्ण है, ये पार्श्व गायिका है। फिर उसके बाद है लिंठित या प्रकंपित व्यंजन, ये आपका र है। उसके बाद अनुनासिक नासिक व्यंजन, तो अंग अड़ न म है। इसको आप याद करने के लिए अंग अड़ु नम, ये 5 वर्ण हैं, इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बाह्य प्रयत्न के आधार पर 4 होते हैं, ठीक है। इसमें अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। तो अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण। सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, तृतीय, पंचम वर्ण। अल्पप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, ठीक है। अघोष व्यंजन का परिभाषा क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा गले के कंठ से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन या तरंगित नहीं होता है, उन व्यंजनों को अघोष व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब है जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारित करने में हमारे जो हवा है वो कंठ से निकलने पर जो हमारे स्वर तंत्रिकाएं हैं उनमें तरंग उत्पन्न नहीं होता है, उनको अघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ श श श और विसर्ग आपका आता है, ठीक है। ये कुल 13 वर्ण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और सेकेंड वर्ण जो है आपका अघोष व्यंजन है, ठीक। उसी प्रकार आप यहाँ देखिए सघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारा हवा कंठ से
निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न करता है, उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। मतलब जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं और हमारे कंठ से जब प्राणवायु निकलती है तो जो हमारा कंठ है, कंठ के नीचे हमारी स्वर तंत्रिकाएँ होती हैं, तो उनमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है, तो उन्हें कंपन उत्पन्न होता है, उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। अघोष में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, जबकि सघोष में कंपन उत्पन्न होता है। तो ये हमारे जो है किसी वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होते हैं, जिसमें जैसे क ख ग घ ङ, तो क ख नहीं रहेगा। जैसे क ख, तो क ख नहीं है, आपका ग घ ङ है। च छ आपका अघोष हो गया, ठीक है, और सघोष में आपका जझैया हो गया। इस प्रकार से यह है, जिसमें आपका 4 अर लव भी है और है भी जो है, और सभी स्वर जो हैं ये आपके सघोष व्यंजन में आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक बार पुनः कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो सघोष होता है। जैसे क ख ग घ ङ है, तो क ख आपका अघोष है और ग घ ङ क्या है, सघोष है। च छ आपका अघोष है और ज झ इ क्या है, सघोष है। ट ठ आपका क्या है, अघोष है और ड ढ अड़ा सघोष है। उसी तरह से त थ आपका अघोष है और द ध न आपका सघोष है। उसी प्रकार प फ ये आपका क्या है, अघोष है, ये अघोष वर्ण है, ठीक है। और ये जो आपका ब भ म है सघोष है। उसके बाद ये जो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं अरलव, या भी ये भी आपके क्या हैं, सघोष में आते हैं। और सभी स्वर जो है ये भी जो है आपके सघोष वर्ण में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, श्वास की मात्रा के आधार पर जो है अल्पप्राण और महाप्राण 2 व्यंजन वर्ण होते हैं। अल्पप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है तथा जिसमें हकार जैसे ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क ग ङ, च ज इया, ट ड अड़ा, त द न, प ब म अर लव अंतस्थ व्यंजन। और सभी स्वर जो है आपके क्या हैं, अल्पप्राण में आते हैं। हकार का मतलब ये होता है, जैसे क अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो क ग न, इसमें जो है आपका है वर्ण या है ध्वनि उच्चारित नहीं हो रही है, इस नाते जो भी अल्पप्राण व्यंजन होते हैं उसमें हकार ध्वनियाँ नहीं होती हैं। आगे मैं अभी इसको समझाऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है व्यंजन महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी थी। यहाँ आप देख सकते हैं, अल्प मतलब होता है थोड़ा और महाप्राण मतलब होता है ज़्यादा। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कम ध्वनियाँ निकलती हैं या कम सांस निकलता है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। और जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा ध्वनियों का उच्चारण लंबा खींचे तो उनको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों को उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है या सांस अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जिनमें हकार ध्वनियाँ होती हैं। उदाहरण में जैसे ख और घ, तो ख का अंग्रेजी लिखेंगे KHA और घ के अंग्रेजी लिखेंगे GHA। तो जो ये एच है ये आपका हकार ध्वनियाँ हैं, ठीक है। जैसे ख घ छ झ, इसमें है आ रहा है, क्या आ रहा है आता है, इसी को हकार ध्वनियाँ कहते हैं। तो महाप्राण व्यंजन की विशेषता यह है, इसमें हकार ध्वनियाँ होती हैं। अंग्रेजी का कोई भी शब्द लिखेंगे जैसे च छ ज झ या, तो च का अंग्रेजी होता है CHA, छ का होता है CHHA, ज का JA और उसका होता है JHA और यहाँ का ए होता है। तो ये इसमें देखिए यच है और इसमें भी यच है, ये हकार ध्वनियाँ हैं, इस नाते ये महाप्राण में आती हैं। तो कौन कौन है, ख घ छ झ ठ ढ थ ध प फ म, फ और भ। तो ये जो है पहला और दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है ये आपका महाप्राण व्यंजन होता है, और पहला तीसरा पांचवा जो होता है ये आपका अल्पप्राण व्यंजन होता है। बाकी जो उसमें व्यंजन होते हैं श श श है, ये भी आपके जो है महाप्राण व्यंजन में आते हैं। तो इसको याद करने के लिए सबसे आसान मैं ट्रिक आपको यहाँ समर्पित कर दे रहा हूँ। इससे आप समझ जाएंगे कि कौन अल्पप्राण है कौन महाप्राण व्यंजन है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसमें दिमाग में बैठा लीजिएगा कौन कौन अल्पप्राण कौन कौन महाप्राण है। इसको मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। जैसे आप इसको 2 कॉलम पहले बनाइएगा, जैसे जो है जो दो एक है अघोष वर्ण और दूसरा है घोष या सघोष वर्ण। तो आप जो है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ अड़ा त थ द ध न प फ ब भ म। ये 5 लाइन पहले सलाख लीजिएगा। इन 5 लाइनों में जो पहले 2 लाइनें हैं ये सभी अघोष वर्ण हैं, और बाकी 3 जो लाइनें हैं ये आपका ये 3 पीछे का जो 3 लाइन है ये आपका सभी घोष सघोष वर्ण में आते हैं, और ये पहला और दूसरा वर्ण जो आता है ये आपका अघोष वर्ण में आता है। अब यहाँ नीचे देख सकते हैं कि अघोष वर्ण में और कौन आते हैं, श श श, ये आपके भी अघोष में आते हैं, और सघोष में आपका अ र ल व है, और सभी स्वर जो है आपके किस में आते हैं, घोष वर्ण में आते हैं। अब आप अल्पप्राण महाप्राण भी इसी में है। अब जो है आप यहाँ लिखिए अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण। तो जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है ये आपका अल्पप्राण वर्ण है, और जो लाल कलर में है महाप्राण ये आपके महाप्राण हैं। ठीक है। अब महाप्राण में अल्पप्राण में छांटना हो कौन अल्पप्राण है कौन महाप्राण है, तो इसमें भी देखिए यहाँ स श श क्या है, महाप्राण वर्ण है, और अ र ल व क्या है, अल्पप्राण वर्ण है, और है क्या है, महाप्राण है और सघोष है। उसके बाद सभी स्वर क्या हैं, अल्पप्राण है और सघोष है। इसमें कोई सी भी शब्द को छांटेंगे तो तुरंत आपको, जैसे मान लीजिए ठ क्या है, मान लीजिए मैंने पूछ दिया ठ क्या है, तो ठ आपका क्या है, महाप्राण पहली बात बता रहा है, फिर ऊपर देखिए घोष वर्ण बता रहा है। अब मान लीजिए अर लव क्या है, तो अर लव जो है आपका क्या है, अल्पप्राण है और घोष वर्ण है। फिर उसके बाद अगर आप छ लीजिए, झ लीजिए, तो झ क्या है, महाप्राण है, ऊपर जो है सघोष वर्ण है। इसी प्रकार आप प लीजिए तो प क्या है, अल्पप्राण है और अघोष वर्ण है। इसी प्रकार सभी स्वर क्या हैं, सभी स्वर जो है आप यहाँ ऊपर जाइए तो अल्पप्राण है, उसके ऊपर सघोष वर्ण है। ये बीच में जो है एक बाउंड्री है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बीच में बाउंड्री है, इसके इधर जो है अघोष वर्ण और इसके इधर सघोष वर्ण है। ठीक है। उसके बाद मेल के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो मेल के आधार पर व्यंजनों का 2 प्रकार वर्गीकरण किया गया है। पहला संयुक्त व्यंजन और दूसरा है द्वित्व व्यंजन। ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब 2 जिस प्रकार जो है व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन में क्या होता है, एक जो है वर्ण होता है प्लस स्वर होता है। जैसे क धन, ये आपका क्या है, व्यंजन है। ठीक है। लेकिन संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन में क्या है, 2, यहाँ देखिए कि व्यंजन और एक स्वर मिला हुआ है। व्यंजन में क्या होता है, 2 व्यंजन मिलते हैं, 2 व्यंजनों के मेल से। ठीक है। जैसे आपका क और श क्या है, 2 व्यंजनों के मेल से है। त्र क्या है, त और र 2 व्यंजनों के मेल से है। तो छ जो है, क नीचे आधा क है, हलंत डाला गया है, इसमें समय देखिए हलंत नीचे है। तो छ जो है आपका क और श जो मूर्धन्य श है, जिसको हम लोग पेठरुआ श भी कहते हैं, इनके मेल से बना हुआ आधा क और पूरा श। त्र जो है त प्लस र, ये त आपका आधा र है, हलंत नीचे है। ग में आपका ज आता है और इया वाला जो है य आता है। जो है प्रश्नों में अधिकतर यही पूछता है कि ग जो है किन किन व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। तो ग से लोग गलती से ग धन य कर देते हैं, ग धन य कर देते हैं, ये गलत है। इसमें ज ध्यान रखिएगा, ज आधा ज और अग्वाला य, इन दोनों से मिलकर के जो है ग बनता है। और श जो है बड़ा श, आधा श हलंत है, और र, इन से मिलकर के जो है ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं, श्रय बनते हैं। तो संयुक्त व्यंजन का आपने परिभाषा देखा। उसके बाद है द्वित्व व्यंजन। एक समान वर्णों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब कहीं पर 2 व्यंजन आ जाते हैं, एक आधा एक पूरा, तो उनको जो है द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एक समान वर्णों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब देखिए 2 व्यंजन इसमें भी है, 2 व्यंजन उसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों व्यंजन 2 हैं, 2 तरह के, जैसे क है आपका और श है। इसमें त और र, इसमें ज, ये अलग अलग 2 व्यंजन वर्ण हैं। तो अलग अलग 2 व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जबकि द्वित्व व्यंजन क्या है कि 2 व्यंजन इसमें हैं, 2 व्यंजनों के मेल से ये भी बनता है, लेकिन दोनों व्यंजन एक समान होते हैं। इसमें मतलब अंतर या विभिन्नता नहीं, डिफरेंस अंतर नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए एक समान वर्णों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और यहाँ देखिए 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्लियर। तो द्वित्व व्यंजन एक समान वर्णों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा क पूरा क, आधा च पूरा च, आधा ल पूरा ल, आधा त पूरा त, आधा न पूरा न। तो जैसे कैसे मान लीजिए आपने चक्की, लक्की, विक्की लिखा, तो चक्की में देखिए आधा क और क, लक्की में आधा क त,
फिर अदच्य में देखिए, अदच्य पूरा जो बच्चा, कच्चा, सच्चा। आधा लाइन में बिल्ली, दिल्ली, खिल्ली। तो टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, ईटीसी में अधिकतर पूछता है कि बिल्ली जो है कौन व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है कि संयुक्त व्यंजन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अगर ऐसा आ जाता है बिल्ली, दिल्ली, दिल्ली अधिकतर पूछता है कि दिल्ली कौन सा व्यंजन है, तो दिल्ली जो है आपका द्वित्व व्यंजन है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे पूछ देगा कि दिल्ली जो है द्वित्व व्यंजन है कि संयुक्त व्यंजन है कि अंतस्थ है कि ऊष्म व्यंजन है, तो आप क्लियर कर लीजिएगा। जहाँ डबल ल आएगा, डबल ल से मतलब द और द्वित्व, ठीक है। तो डबल से का अगर थोड़ा सा हम भाषा में देखा जाए तो डबल और द्वित्व मतलब डबल एक ही तरह आ रहा है। तो जहाँ डबल वर्ड रहे, व्यंजन वर्ड रहे, उसको जो है द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार आधात्य में कुत्ता, कुकुरमुत्ता, सत्ता, आधान्य पुराने में सन, प्रसन्न, विपन्न। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट में जो है हिंदी वर्णमाला से संबंधित पूरा वीडियो मैंने पढ़ा दिया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग चौरसिया कोचिंग क्लास जो हमारा एजुकेशनल चैनल है, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।